विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आश्रम के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं की समझ विकसित करने के लिए उपनयन के नाम से ऑनलाइन बैच प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रतियोगिता परीक्षाओं के जो बेसिक 4 पिलर्स है, जिसमें 4 विषय है: भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थव्यवस्था। आश्रम इन चारों विषयों के क्रमिक रूप से YouTube पर वीडियो उपलब्ध करवाएंगे और इसी श्रृंखला में मैं आपके सामने उपस्थित हूं इतिहास के वीडियो लेकर। प्रथम वीडियो में 1 से 15 प्रश्नों का जो खंड है, उसके वीडियो हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, ईस्वी और ईस्वी पूर्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। इतिहास के विद्यार्थी के लिए इस विषय को पढ़ने से पहले ईस्वी और ईस्वी सन में अंतर जानना अति महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे कि जो घटना ईसा के जन्म से पहले की है उसे ईस्वी पूर्व से जाना जाता है, और जो घटना ईसा के जन्म के बाद की होती है या घटित हुई है उसे ईस्वी सन में प्रदर्शित करते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझेंगे। ईसा के जन्म को आधार मानकर इससे पहले की जो घटना है उसे हम इतिहास में ईस्वी पूर्व लिखते हैं, और इसके बाद की जो घटना है उसे ईस्वी। इंग्लिश में यदि हम देखें तो यहां बीसी बिफोर क्राइस्ट और यहां एडी का प्रयोग किया जाता है, एनो डोमिनी। अब आगे हम देखते हैं, ईस्वी पूर्व की एक विशेषता है कि इसमें सन हमेशा उल्टे चलते हैं, यानी कि 3000 के बाद में यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां दिया गया है कि 3000 के बाद में 2999 ईस्वी पूर्व आएगा। तो यहां यदि हम देखते हैं कि यदि कोई घटना है 3000 ईस्वी पूर्व, तो उससे आगे जो होगा 2999 ईस्वी पूर्व। और यदि वर्तमान में यदि ईसा के ईस्वी में यदि हम बात करें तो वर्तमान से देखते हैं कि 2023 और उससे आगे की घटना 2024 की। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के विद्यार्थी के लिए, इतिहास के अध्ययन के लिए ईस्वी और ईस्वी सन में अंतर जानना अति महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है, मोटे रूप से सिंधु सभ्यता का काल लिखिए। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता क्या थी, यानी कि सिंधु नदी प्लस उसकी सहायक नदियों, नदियों की जो घाटियां हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में इन सभ्यता स्थलों की खोज की गई। मोटे रूप से इसका जो काल है 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व। अभी हम ईस्वी और ईस्वी पूर्व के बारे में जाना, तो रेडियो, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमें मिलते हैं कि रेडियो कार्बन C14 के आधार पर भी डीपी अग्रवाल महोदय जो इतिहासकार है, उन्होंने इस जो पूरी सभ्यता की जो तिथि बताई है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इससे संबंधित आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 या 4 इतिहासकारों के जो अलग अलग जो मत है वो पूछे जाते हैं, और इसमें सुमेलित करवाने से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार है जैसे जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके, इन्होंने भी अपने आधार पे इस सभ्यता का काल बताया है। अपने उत्खनन के आधार पे, अपने साक्ष्यों के आधार पे, अपने तर्क के आधार पे 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व, 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व। अर्नेस्ट मैके महोदय के द्वारा 2800 से 2500 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता का काल बताया गया है। इसके अलावा माधव स्वरूप वत्स नामक इतिहासकार है, उन्होंने माधव स्वरूप वत्स, उन्होंने 3500 से 2700 ईस्वी पूर्व इस सभ्यता का काल बताया है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने साक्ष्यों के आधार पे ये तर्क दिए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का
सर्वप्रथम स्थल कौन सा खोजा गया और कब खोजा गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो कौन सा था और कब खोजा गया। तो वो इसका आंसर है 1921 में हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और रावी नदी के तट पर। सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके अलावा सर्वप्रथम खोज इसकी जो उत्खनन का जो कार्य किया गया दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी। प्रमुख विशेषताओं में देखें तो आवास क्षेत्र, यानी कि हड़प्पा के जो आवास क्षेत्र के दक्षिण क्षेत्र में R37 के नाम से एक कब्रिस्तान मिलता है। इसके अलावा अन्नागार के साक्ष्य हमें कि अनाज संग्रहण करने से संबंधित जो आवास जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा पीतल की गाड़ी यहां से मिलती है और स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे वाली एक मरण मूर्ति यहां से मिलती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहां से संबंधित जो है वो है प्रसादन मंजूषा। इसी तरीके से लिखा गया है इतिहास की किताबों में प्रसादन मंजूषा, यानी कि मेकअप बॉक्स, वो भी हमें हड़प्पा से मिलता है, मेकअप बॉक्स। और इसके अलावा जो एक सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे, सर्वाधिक जो लेख युक्त जो मोहरे मिलती है वो भी हड़प्पा से मिलती है। तो सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया और कब खोजा गया, इससे संबंधित हमने बात की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की। सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। इसके अलावा इसे कहा जाता है सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की और 1922 ईस्वी में, और वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशाल स्नानागार यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्थल मिलता है, या उत्खनन में जो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल मिलता है कि सार्वजनिक और विशाल स्नानागार। और सबसे बड़ी जो इमारत हमें मिलती है वो है अन्नागार, विशाल अन्नागार यहां से मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं, जैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति यहां से मिलती है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति या शिव की मूर्ति भी इसे कहा जाता है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति। इसके अलावा पत्थर की योगी या पुजारी की मूर्ति भी यहां से योगी या पुजारी की मूर्ति भी। तो हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के बारे में बात की। तो एक इतिहासकार है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट नामक एक इतिहासकार ने कहा है। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बात की हमने मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की। अगला प्रश्न है 1953 में कालीबंगा की खोज किस पुरातत्व शास्त्री ने की थी। 1953 में कालीबंगा की खोज किस पुरातत्व शास्त्री ने की। तो सबसे पहले तो हम ध्यान रखेंगे 1953। उसके अलावा कालीबंगा लोकेशन के हिसाब से देखें तो वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा तहसील,
और घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि घग्गर नदी से संबंधित जो लोकेशन है उसका भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। और खोज की यदि हम बात करें तो अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता स्थल की खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की और 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा, बीबी लाल और बीके थापर ने यहां पे उत्खनन कार्य करवाया था। घरों का निर्माण कच्ची ईंटों से होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती भी कहा जाता है। क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? कालीबंगा। और डॉक्टर इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, इससे पहले हम बात करके हैं स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा गया है। दोनों को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा गया है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तर यहां से मिलते हैं। 5 स्तर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक स्तर जो है यहां पे 5 मिलते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र हैं पूर्वी और पश्चिमी, इन दोनों को दुर्गीकृत किया गया है। कालीबंगा एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें दोनों स्थलों को अलग अलग रूप से कि नगर दुर्ग और दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र दोनों को दुर्गीकृत करने का जो उल्लेख मिलता है वो कालीबंगा से हमें मिलता है। यानी कि सुरक्षा प्राचीर के द्वारा अलग अलग जो किया गया है दुर्गीकृत, वो हमें उल्लेख यहां से मिलता है। कालीबंगा से संबंधित जो फैक्ट है उसके बारे में हमने बात की। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गुजरात स्थित किस सिंधु स्थल से गोदी अर्थात बंदरगाह पोर्ट के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बंदरगाह स्थल लोथल से, और लोथल भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। SR राव के द्वारा यहां खोज की गई थी। डॉकयार्ड के अवशेष हमें यहां से मिलते हैं। लोथल से एक महत्वपूर्ण जो है मनके बनाने का कारखाना भी मिलता है। लोथल से मनके बनाने का कारखाना भी यहां से मिलता है। एक जो महत्वपूर्ण जो विशेषता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता स्थल है, इन सभी स्थलों का जो मकान का जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की तरफ न खुलकर गली की तरफ खुलता था। दरवाजा जो गली की तरफ खुलता था, यहां जो है लोथल में है वो मुख्य सड़क की तरफ दरवाजा खुलता था, जबकि अन्य सभी स्थलों पर पीछे की तरफ जो गली की तरफ खुलता था। इसमें मुख्य सड़क की तरफ, जो लोथल में जो है वो मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। यह महत्वपूर्ण जो फैक्ट है जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से अग्नि वेदिकाओं और जुते हुए खेतों के प्रमाण हमें मिलते हैं? अग्नि वेदिकाएं और जुते हुए खेतों के प्रमाण से संबंधित यदि हम बात करें तो इसका आंसर है कालीबंगा, और कालीबंगा से प्राक हड़प्पा युग के जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमें मिलते हैं। यानी कि हड़प्पा और प्राक हड़प्पा दोनों साक्ष्य कालीबंगा से हमें मिलते हैं। अभी हमने बात भी की कि कालीबंगा में कहां ये स्थित है, कौन सी नदी के किनारे है, ये सारी बातें हमने की। इसके अलावा यहां से 7 आयताकार हवन कुंड, 7 आयताकार हवन कुंड के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। 7 आयताकार हवन कुंड के 2 फसलों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। और नीचे हम देखते हैं कि ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो विभाग जो है उससे संबंधित की ASI की स्थापना से संबंधित, इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने के द्वारा की गई और उन्हें इसका महानिदेशक भी बनाया गया। वर्तमान में यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है और इसका उद्देश्य पुरातात्विक अनुसंधान, संरक्षण और देश के जो सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा करना।
पुरातात्विक अनुसंधान, उनका संरक्षण करना और सांस्कृतिक स्मारकों की रक्षा करना, ये एएसआई का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार की प्राप्ति किस सैंधव स्थल से हुई है? आंसर है इसका मोहनजोदड़ो से। धार्मिक उद्देश्य से स्नान हेतु इनका निर्माण किया गया और एक इतिहासकार है मार्शल, और मार्शल ने इन्हें तात्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण भी कहा है। मार्शल के द्वारा इसे तात्कालिक विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा गया है। हम बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार की, इस तरीके से स्नानागार के चारों तरफ भवन जो थे या कमरे बने हुए थे, तो हम और यहां उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया गया, तो हम इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धार्मिक उद्देश्यों से या धार्मिक अनुष्ठानिक स्नान यहां पे किया जाता था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की 3 विशेषताओं को लिखिए, या कौन कौन सी 3 प्रमुख विशेषताएं हैं? पहला, ये नगर प्रधान सभ्यता है, दूसरा व्यापार प्रधान सभ्यता, और तीसरा कांस्य प्रधान सभ्यता है। 3 प्रमुख विशेषताएं। और नगरों में यदि हम देखें तो ग्रिड प्रणाली, सड़कों का निर्माण, इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था, ये सारी जो नगरीय जो विशेषताएं, वर्तमान में जो हम नगरों में जो प्रमुख विशेषताएं जो देखते हैं, वो सारी की सारी हमें इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में देखने को मिलती है। व्यापार प्रधान सभ्यता, इसका साक्ष्य हमें सारगोन अभिलेख से मिलता है। सारगोन अभिलेख, और इस सारगोन अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, जिसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग किया गया था। मेलुहा, ये हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के लिए प्रयोग किया गया है। इसके अलावा उर बंदरगाह जो मेसोपोटामिया में था, वो हमेशा वर्ष पर्यंत खुला रहता था। मेसोपोटामिया, और इसके अलावा दिलमुन और माकन का उल्लेख मिलता है। बहरीन और मकरान तट का उल्लेख भी हमें मिलता है, जो संभवतः इन दोनों स्थानों के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे। तो ये जो उल्लेख हमें मिलता है सारगोन अभिलेख से हमें इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा कांस्य जो सामग्री, जो उत्खनन सामग्री जो हमें मिलती है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये कांस्य सभ्यता भी इसे कहा जा सकता है। सैंधव सभ्यता की नगर योजना, जैसे ग्रिड पैटर्न हमने अभी देखा, इस पर आधारित है। इसके अतिरिक्त जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम भी यहां की एक प्रमुख विशेषता है। जल निकासी भी प्रमुख विशेषता है। अगला है वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व कौन कौन से वेद और महाकाव्य लिखे गए? कुल कितने महाजनपदों की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। 4 वेद। ऋग्वेद में ऋचाओं की संहिता भी, ऋग्वेद ऋचाओं की संहिता। सामवेद जो है गायन से संबंधित, कि यज्ञ आदि के समय जो ऊंचे स्वरों में जो मंत्र गाए जाते थे, उनका जो उल्लेख मिलता है वो सामवेद में मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञ करने के नियम और विधानों का उल्लेख यजुर्वेद से मिलता है। और अथर्ववेद से संबंधित यदि हम बात करें तो औषधियों से संबंधित इसके अलावा अन्य उल्लेख हमें मिलते हैं। रामायण और महाभारत, आंसर इसका रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत से संबंधित भी हम बात करेंगे कि रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, इसे आदि काव्य भी, आदि महर्षि
वाल्मीकि के द्वारा और संस्कृत भाषा में। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई और संस्कृत में की गई। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। 7 कांड या अध्याय, 7 अध्याय, इन्हें कांड भी कहा जाता है। इसके जो 7 कांड है। इसके अलावा महाभारत की हम बात करें, महाभारत वेदव्यास के द्वारा रचित। फिर हम बात करते हैं कि कितने महाजनपदों की रचना की गई थी। 16 महाजनपद, और जिनका उल्लेख मिलता है बौद्ध और जैन ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। और इस महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। और पहली जो नगरीय क्रांति है वो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय इतिहास में पहली नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, और दूसरी नगरीय क्रांति महाजनपद काल को कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा वेद और उपवेदों से संबंधित हम बात करेंगे कि ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अगला प्रश्न है, वैदिक काल को मोटे रूप से किन कालों में बांटा जा सकता है? काल और उनके नाम लिखिए। काल और उनके नाम। ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व उल्लेख मिलता है, और जो उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व इसका समय निर्धारण। यह मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता या संस्कृति थी, और पशुपालन पर आधारित थी। पशुपालन पर यह आधारित थी। आर्य इसके जनक थे। जनक इसके आर्य थे, और अलग अलग जो इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो हमें अलग अलग मत मिलते हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो मैक्स मुलर ये कहते हैं कि आर्य, मैक्स मुलर इनकी उत्पत्ति मध्य एशिया से बताते हैं। मैक्स मुलर आर्यों की जो उत्पत्ति है मध्य एशिया से तिलक महोदय और दयानंद सरस्वती। तिलक महोदय और दयानंद सरस्वती। तिलक महोदय उत्तरी ध्रुव से और दयानंद सरस्वती उनकी उत्पत्ति बताते हैं तिब्बत से। तिब्बत से। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के मत, कौन कौन से इतिहासकारों के किस प्रकार से मत है। तो बेसिक में यदि हम देखें तो ये 3-4 जो मत है ये महत्वपूर्ण है, जो अपने से कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? सबसे प्रमुख देवता की यदि हम बात करें तो इंद्र थे, क्योंकि इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में लगभग 250 मंत्रों की जो मिलते हैं, 250 मंत्र मिलते हैं, और इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। दुर्गों को नष्ट करने वाला, दुर्गों को नष्ट करने वाला। दूसरा जो प्रमुख जो देवता है अग्नि, और अग्नि के
लगभग 200 सूक्त हमें मिलते हैं। और अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ के रूप में यहां दिया गया है कि अग्नि देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता था। और इंद्र को पुरंदर कहा गया है। तीसरा प्रमुख जो देवता है वो है वरुण। वरुण जिसे प्राकृतिक घटनाओं व ऋत का संयोजक समझा जाता था। ऋत की यदि हम बात करें तो सृष्टि की शाश्वत, नैतिक और विश्व व्यवस्था थी, इसलिए वरुण को कहा जाता था ऋतस्य गोपा। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता था या ऋत का संरक्षक भी कहा जाता था। ऋतस्य गोपा या ऋत का संरक्षक देवता भी वरुण को कहा जाता था। तो ये महत्वपूर्ण देवता ऋग्वेदिक काल में जो 3 महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र, अग्नि और वरुण, उनके बारे में क्या क्या बातें लिखी गई है उनको हमने अभी देखा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के किस मंडल में एक विराट पुरुष का उल्लेख किया गया है जिसके शरीर के विभिन्न भागों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई थी? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में यह बात लिखी गई है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, हाथों से या भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र का उल्लेख मिलता है या चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चारों वर्णों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है, या फिर सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का जो उल्लेख कहां मिलता है। यहां पे जो वर्ण व्यवस्था सबसे पहले कर्म आधारित थी ऋग्वेद काल में, कर्म आधारित, और ये धीरे धीरे कालांतर में उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो जाती है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। 14वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद से तुलनात्मक रूप से हम देखें तो वहां इंद्र, अग्नि और वरुण थे, और यहां पे प्रजापति जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता था, प्रजापति जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता था, उनका हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इंद्र और अग्नि का महत्व अब कम हो जाता है और अब रुद्र, शिव, विष्णु और प्रजापति ये प्रधान देवता के रूप में माने जाते हैं। विष्णु जो है इन्हें सृष्टि का संरक्षक भी कहा जाता है। सृष्टि का संरक्षक भी कहा जाता है। तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता और उत्तर वेद काल के प्रमुख देवता, इनके बारे में हमने देखा कि कौन कौन प्रमुख थे और क्या क्या उनके कार्य थे या क्या किस प्रकार से बताया गया है। अगला प्रश्न है, मैं भारतीय दर्शनों के नाम लिख रहा हूं, इनके प्रवर्तकों के क्रम से नाम बताइए। जैसे चार्वाक है, सांख्य है, योग है, न्याय है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। चार्वाक से संबंधित यदि हम बात करें तो चार्वाक सांख्य दर्शन जिसके प्रणेता कपिल, राजस्थान से संबंध है। योग पतंजलि, न्याय की जो है गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक दर्शन जो है उनके जो प्रणेता है वो है कणाद या उलुक। तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में किस प्रकार से न्याय का भी उल्लेख किया गया है, सांख्य दर्शन का भी, ईश्वरवाद का भी, अनिश्वरवाद का भी, ये सारा एक संयोजन मिलता है। तो भारतीय दर्शन की जो प्रमुख विशेषता
इन सभी दर्शन के बीच में हमें देखने को मिलती है। तो हमारा इतिहास का जो प्रथम यूट्यूब वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक पर विशिष्ट चर्चा की, अगली क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे अगले यूट्यूब वीडियो प्रश्न संख्या 16 से 30 तक। जय हिंद, जय भारत।